मैं झुंझुनू बोल रहा हूं। इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उपचुनाव जो झुंझुनू में होने वाले हैं उसको लेकर। नामांकन का आज पहला दिन है। हमारे साथी पत्रकार जयपुर से वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, नामांकन का आज पहला दिन था। हालांकि कोई नामांकन आज पेश नहीं किया गया है किसी भी उम्मीदवार के द्वारा। संभावना ये सामने आ रही है कि जो बीजेपी है वो 20 तारीख को कहीं ना कहीं अपनी टिकट की जो दावेदारी है या फिर जो संभावित उम्मीदवार है, संभावित नहीं करेंगे, उम्मीदवार की घोषणा 20 तारीख तक कर देगी। कहा जो झुंझुनू टाइम्स पे हमने लगातार चर्चा की है, कहीं ना कहीं उस बात पे भी मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है, बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको बता दूं कि चर्चाएं चल रही कि राजेंद्र राठौड़ को झुंझुनू से उतारा जा सकता है। इसीलिए जो यहाँ के जो संभावित उम्मीदवार हैं, चाहे वो राजेंद्र भामू हो, चाहे बबलू चौधरी हो, और भी जो हर्षिनी कुलेरी हो, जो भी संभावित उम्मीदवार हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से, वो सभी डेरा डालकर जयपुर पहुंच रहे हैं। और सूचनाएं ये मिल रही है कि गैर जाट पर भी बीजेपी विचार कर रही है, जिसमें बनवारी लाल सैनी, जिसको किसी समय शीशराम ओला के सामने सांसद की टिकट देकर उतारा था, वो लगभग 70-75 हजार वोटों से हारे थे। उन पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर पार्टी कर रही है। हो सकता है कि बनवारी लाल सैनी जो भाजपा के वर्तमान में जिलाध्यक्ष है, उन पर भी पार्टी दाव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो मैं आपको वीरेंद्र जी बता दूं कि जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, क्योंकि आज पर्यवेक्षक झुंझुनू पहुंचे थे और उन्होंने उस दौरान जो एमडी चौबदार है एक बार फिर मुखर होकर अपनी बात रखी है। और आपने जो बात बताई है ये वास्तव में ही विचार योग्य बात है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो झुंझुनू के जिलाध्यक्ष हैं बनवारी लाल सैनी जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन एक वफादार सिपाही के जैसे इस पार्टी को के प्रति समर्पित किया है। बगैर लाग लपेट के उन्होंने एक ईमानदारी के साथ पार्टी ने जिस भी पद पे उनको रखा, उन्होंने ईमानदारी और लोगों के बीच में जाकर के लोगों की बात को सुनना और उस बात को, उस समस्या का समाधान करवाना, ये बनवारी जी की एक बहुत बड़ी काबिलियत रही है। लेकिन साहब क्या है कि पार्टियों में गुटबाजी के चलते ऐसे लोगों को अवसर इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ये समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हैं। वर्तमान में जो जमाना है वो चापलूसी का जमाना है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बनवारी लाल सैनी पे विचार करना चाहिए और उनको टिकट देना चाहिए वीरेंद्र कम जी, से कम। बीजेपी का तो समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस एक, जैसे हरियाणा का जो चुनाव था वीरेंद्र जी, लगता है वैसा ही माहौल इस झुंझुनू उपचुनाव में तो लगभग दिखाई दे रहा है कि झुंझुनू में तो लगभग कांग्रेस के लिए वही माहौल बन चुका है। जाट वर्सेज गैर जाट का जो नारा है, देखिए, जाट अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अपने समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं हर समाज, चाहे उसमें हो सकता है कि जो श्रवण समाज है उसको छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़कर हर समाज का व्यक्ति अपनी टिकट के लिए लगा हुआ है। चाहे वो आप माली समाज ले लीजिए, ओबीसी पूरा वर्ग है वो टिकट के लिए लगा हुआ है, जिसमें माली समाज भी आ गया, आपका जाट समाज है ही, मुस्लिम समाज भी इसमें आ चुका है, दलित समाज है वो भी इसमें टिकट की दावेदारी कर रहा है। तो समाज के तौर पर इस बार दावेदारी की जा रही है, एक व्यक्ति के द्वारा दावेदारी नहीं की जा रही है। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये बड़ा नुकसान हो सकता है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि एक समाज टिकट की दावेदारी कर रहा है इस बार। देखिए, हम लोग पत्रकारिता करते हैं और हमारे लिए पूरा समाज सम्मानित है। हम किसी समुदाय विशेष की बात भी नहीं करेंगे और किसी जाति विशेष की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, क्योंकि एक जाति से कोई भी आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। एक जाति का आदमी अगर जनता के बीच में जाता है तो फिर उस व्यक्ति के अंदर वो ऐसा कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए कि वो 36 कौम पे अपनी पकड़ रखता है। सवाल अभी वर्तमान में जो एक माहौल बनाया जा रहा है चुनाव के टाइम में, ये जाति पाति की जो बातें आती हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं साहब।
जाति पाति की राजनीति करने वाले कभी भी किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते। बात आपने रखी है एमडी चौबदार जी की, उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो काफी टाइम से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कभी भी किसी भी पद के लिए पार्टी से कोई मांग नहीं की। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से लेकर के राजस्थान स्टेट में जितने भी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के हैं, सारे के सारे एमडी चौबदार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। झुंझुनू में उनका क्या ग्राउंड है, ये भी सब लोग जानते हैं। उनको कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ये एक माइनॉरिटी के नेता हैं। वो सर्व समाज के नेता हैं, सारी जातियों के बीच में जाते हैं। जहां उनकी जरूरत होती है वो हर व्यक्ति की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो ये तो एक सीधी सी बात है कि साहब पार्टी से टिकट मांगने का उनका अधिकार है। झुंझुनू में उपचुनाव हो रहा है, माइनॉरिटी बताया जाता है कि साहब मुस्लिम जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ में रहते हैं। लेकिन इस बार का जो माहौल है उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बदलाव इस बात का आ रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी ये चाहते हैं कि साहब हमें आप टिकट क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। ये सवाल वो पार्टियों से करना चाह रहे हैं कि क्या हम वोट देने के लिए ही बने हैं या फिर आप लोग हमारा सिर्फ यूज करेंगे, इसके लिए ही हम बने हैं। तो ये सब उनके अधिकार क्षेत्र की बात है और पार्टियों को विचार करना चाहिए इस बात पे। आजाद समाज पार्टी से भी हमारे बीच में प्रदीप जी जुड़ गए। प्रदीप जी, आजाद समाज पार्टी क्या करने वाली है इस बार झुंझुनू के उपचुनाव में? पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद जो इस डिबेट में मुझे भी आमंत्रित किया। राजस्थान में जो उपचुनाव है उसको लेकर आजाद समाज पार्टी भी सक्रिय है, क्योंकि माननीय सांसद महोदय चंद्रशेखर आजाद भी चाहते हैं कि राजस्थान में उन्होंने जब जब यहाँ किसी भी जाति धर्म के हो या किसी व्यक्ति विशेष जब भी कोई अत्याचार हुआ, यहाँ उन्होंने बड़े आंदोलन किए और न्याय दिलाने के बहुत संघर्ष किए। तो हमारा भी अब कर्तव्य बनता है कि हाँ, राजस्थान में भी चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी का खाता खोलें और इस उपचुनाव को देखते हुए झुंझुनू को, क्योंकि झुंझुनू का जो उपचुनाव है वो देखा जाए तो नगीना के जैसा ही है, क्योंकि वहां भी उन लोगों ने, जो नगीना के क्षेत्र के लोगों ने काफी उनको सहयोग किया और लगभग 1.5 लाख के लगभग वोटों से उन्होंने विजय बनाया। तो वैसा ही माहौल यहाँ भी है। यहाँ भी लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, यहाँ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जितने भी विधायक जब बना है वो विधायक भी यहाँ शुद्ध बुद्ध लेने वाले नहीं, चाहे यहाँ वो ईदवानों का किडनी कांड ले लो या फिर किसान आंदोलन ले लो, महिला पहलवान का आंदोलन ले लो, जहाँ जब भी कोई आंदोलन होता है तो ये नेता लोग दिखाई नहीं देते। ये केवल और केवल वोट के समय जनता के बीच में आते हैं, वोट लेते हैं, फिर आजाद सो जाते समाज हैं। पार्टी तो इस बार झुंझुनू जनता जिले में जागरूक किस है। प्रकार मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ये बताइए कि क्या रूपरेखा तैयार की गई है? रूपरेखा यही है, आजाद समाज पार्टी लगातार यहाँ शोषित पीड़ित लोगों की आवाज उठा रही है और यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार जीतेगी भी, क्योंकि माहौल ऐसा ही क्रिएट हो कैंडिडेट रहा को है। लेकर अभी बात चल कैंडिडेट रही को थी कि लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है? कोई कैंडिडेटों के नाम तय किए गए हैं? कोई पैनल बनाया गया है? जैसे भाजपा और कांग्रेस में जिस प्रकार से पैनल बनाए जाते हैं। जी, मंथन चल रहा है, कैंडिडेट आ रहे हैं और हाईकमान को भी अवगत करा दिया गया है। जल्द ही हम पैनल नहीं, हम तो प्रत्याशी घोषित करने वाले जल्द ही। और वो प्रत्याशी ऐसा होगा कि लोग देखते रहेंगे कि वाकई में आजाद समाज पार्टी यहाँ खेला कर सकती है। बहुत बड़ा खेला होने वाला है और झुंझुनू यहाँ नामांकन बदलों का की ओर पहला दिन, अग्रसर है। नामांकन का आज पहला दिन है। कितना समय लगेगा आजाद समाज पार्टी को अपना उम्मीदवार तय करने में? आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार करीब 24 तारीख के लगभग हम डिक्लेयर कर देंगे, 23 या 24 के बीच में। और जल्द ही मंथन भी चल रहा है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं कि वाकई में ही वो पावरफुल लोग हैं हमारे जो आ रहे हैं प्रत्याशी। वो इस राजस्थान झुंझुनू जो उपचुनाव है वो टिकट लगभग तय है कि निकाल के देंगे हम। तो हमारा पूरा आजाद माननीय समाज आजाद समाज पार्टी की पार्टी तरफ से उन्होंने कोई बड़ा कार्यकर्ताओं की टीम वीआईपी सक्रिय है।
आजाद समाज पार्टी की ओर से कोई बड़ा वीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है झुंझुनू में? जरूर जरूर वीआईपी मूवमेंट सब कुछ होगा। चंद्रशेखर जी का यहाँ जल्द ही आगमन भी होने वाला है। उनकी सभाएं भी आप देखोगे, लाखों लोगों की भीड़ यहाँ झुंझुनू में आपको दिखाई देगी, क्योंकि उनके चाहने वाले इतने हैं। युवाओं में जो बहुजन समाज की जो बुलंद आवाज है वो चंद्रशेखर आजाद हैं। उनके चाहने वाले देखना आप, जब भी सभा यहाँ चंद्रशेखर जी का आगमन होगा, लोग भरपूर उनको प्यार और सहयोग और वोट से यहाँ गिफ्ट के तौर पे ये सीट जिता के देंगे उनको। ये हमारी लेकिन उम्मीद प्रदीप है। जी, जब पिलानी में सभा हुई थी तो भीड़ काफी कम जुट पाई थी। उम्मीद करते हैं कि झुंझुनू में जब सभा हो तो अच्छी खासी भीड़ आप लोग इकट्ठा कर पाए। आपकी जो आजाद समाज पार्टी है, देखो पिछला जो उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वो जा रही है? मुद्दे यहाँ के बेसिक झुंझुनू के मुद्दे देखा जाए, यहाँ जब भी बारिश होती है तो सड़कें लबालब होती है। वहां के निकास के लिए यहाँ अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधा जनता को नहीं दिए गए। देखा जाए यहाँ हवाई पट्टी में गंदा पानी इकट्ठा होता है। यहाँ गांधी चौक से लेके पंचदेव तक इतना गंदा पानी इकट्ठा होता है कि लोग अपने घरों से 3-3 दिन तक नहीं निकलते। तो उसकी निकासी के लिए अभी तक समाधान नहीं है। और ओवर ब्रिज का जो काम है वो सांसद महोदय पहले जो रहे हैं उनके समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो रुका हुआ है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं। शहर में यातायात को लेकर जाम लगने लगा है। गुड्डा मोड़ वेस्ट एरिया रहता है, वहां इतना जाम लगता है कि लोगों को लाइनें लगानी पड़ती है, 2-2 घंटे तक वेट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। सड़कें भी देखो जाए तो झुंझुनू की सड़कें हैं वो बाकायदा टूटी हुई है, कहीं कोई समाधान नहीं उन सड़कों का। तो ये बहुत से बेसिक मुद्दे हैं। यहाँ स्ट्रीट लाइट की बात करें तो शहर भी स्ट्रीट लाइट रात में अंधेरा रहता है। शहर में स्ट्रीट लाइटें ज्यादातर बंद रहती है। ये बेसिक मुद्दे हैं। यहाँ की जनता परेशान है। जनप्रतिनिधि यहाँ जो आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, जनता की कोई सुनवाई नहीं। लेकिन आजाद समाज पार्टी एक व्यक्ति विशेष की परेशानी को समझते हुए उनकी समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर है और हमेशा रहेगी। और इस बार ये चुनाव जनता के लिए लड़ा जाएगा, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ा जाएगा। झुंझुनू का उपचुनाव आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, तो कोई समीकरण भी उन्होंने बैठाया होगा, क्योंकि चुनाव में तो जातीय समीकरण और ये समीकरण सब समीकरण पे ही पार्टियां जीतती है। तो आजाद समाज पार्टी का क्या ऐसा समीकरण है कि आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार बड़ा खेला करने जा रही है आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेकर चलती है और उसी वर्ग के कारण नगीना से सांसद जी जीते हैं। वो तो सभी पार्टियां बोलती हैं चंद्रशेखर कि 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। कोई नया आपकी पार्टी अगर कर रही हो, क्योंकि आप भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अक्सर उनके साथ में जाकर चुनाव लड़ते हैं या फिर चुनाव लड़ने की संभावनाएं चर्चाएं चलती है। इस बार आप अकेले इस उपचुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसी रणनीति तो तैयार की होगी ना आपने, कि जिससे आप इतना बड़ा खेला कर जाए। जरूर आपको जब कैंडिडेट हम उतारेंगे तो आपको रणनीति भी समझ में आ जाएगी कि वाकई में इन लोगों ने रणनीति पहले से तय की हुई है और झुंझुनू में बदलाव तय है। आजाद समाज पार्टी श्योर जीतेगी, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि जनताओं के हमने मुद्दे उठाए हैं। जी जनताओं प्रदीप जी, के जो आपका भी बहुत मुद्दे बहुत हैं हमने धन्यवाद। उठाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र जी, आजाद समाज पार्टी जिस प्रकार से बात कह रही है कि आजाद समाज पार्टी इस बार चुनाव मैदान में आ रही है और कहा जा रहा है कि बड़ा उलटफेर भी करेगी पार्टी, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि कहा यह जाता है कि जो दलित वोट है वो कांग्रेस के साथ जाता है। आजाद समाज पार्टी का अगर उम्मीदवार यहाँ पर आता है, और संभावना तो ये भी आ रही है कि ओवैसी के द्वारा भी यहाँ पर एक कैंडिडेट उतारा जा सकता है जो मोमडन कैंडिडेट होगा। तो सारे जो समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ बन रहे हैं। भाजपा को फायदा होता दिखाई दे रहा है, मेरे राय में ऐसा लग रहा है उपचुनाव में। नहीं, ये तो अलग अलग पार्टियों की पॉलिसी होती है साहब। हर पार्टी चाहती है कि साहब मेरा कैंडिडेट जो है चुनाव में उतरे और लोगों के बीच में जाए
और टिकट मांगना भी अधिकार है, चुनाव लड़ना भी आम व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन सवाल इस बात का है कि साहब संगठित लोग कितने हैं, हमारी समाज के अंदर पकड़ कितनी है। प्रदीप जी ने अच्छी बात बताई कि साहब चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो यूपी के नगीना से चुनाव लड़ा है, लेकिन साहब उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, तब जाकर के वो संसद भवन में पहुंचे हैं। तो एक लंबी लड़ाई उन्होंने राजनीति की लड़ी है। तो लेकिन झुंझुनू के अंदर ऐसा नजर नहीं आता कि साहब आजाद पार्टी का जो कैंडिडेट है वो संगठित होकर के और एक झुंझुनू के उपचुनाव में जीत के करीब आ जाए। इसके लिए तो साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सामने जो बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे लोग भी हैं, लेकिन ये मायना रखती है कि साहब कैंडिडेट जो उतारा जाएगा उसकी पकड़ समाज पे कितनी है, उसकी पकड़ जनता पे कितनी है। वीरेंद्र जी, नामांकन का आज पहला दिन है। भाजपा और कांग्रेस की हम बात करें, आजाद समाज पार्टी की ओर से भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार आया है, ये उन्होंने बताया है। ओवैसी पार्टी से भी कहीं ना कहीं, तो ये जो समीकरण बन रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ ही सब चीजें नहीं उपचुनाव में आपको नजर आ रही कि सभी चीजें कांग्रेस के खिलाफ क्यों चल रही है? या फिर ये भी कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस अगर अमित ओला पर भी अगर दाव खेले तो उसके लिए भी राह आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बना है, कांग्रेस में ही ऐसा माहौल बना दिया गया है, तो राह आसान तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। जब ये घोषणाएं हुई थी कि उपचुनाव होंगे, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, तब कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस के लिए उपचुनाव काफी आसान होगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मुश्किल अब नजर आ रहा है तो वो कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है उपचुनाव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है साहब, बड़ी लीडरशिप है उसके पास में। और ये एक माहौल बनाने का हालांकि कोशिश जरूर की जाती है। दूसरी पार्टियां जो है ऐसे मौके के ऊपर जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उसका एक बड़ा स्टैंड है, उनके पास बड़े कैंडिडेट हैं और जिन कैंडिडेटों से वो पार्टी ताल्लुकात जिले में रखती है उनका एक बड़ा कद है। सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है साहब, झुंझुनू में सवाल सीसराम ओला परिवार का है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उस परिवार के सदस्य का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मैं दो बात आपको बताऊंगा। सीसराम ओला परिवार जो है वो बेबाक तरीके से राजनीति करने वाला परिवार है। आज तक कोई भी उनके वंशवाद ऊपर के अलावा उन पर कोई आरोप नहीं है। वंशवाद किसी के बात का अलावा उन आरोप पर नहीं कोई है, आरोप नहीं। कोई आरोप नहीं है। न तो कोई ये कह सकता कि साहब उन्होंने कोई घोटाला किया है, न कोई उन्होंने उनके ऊपर ये कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, न कोई ये कह सकता कि साहब उनके एमएलए और एमपी कोटे से झुंझुनू में काम नहीं हुए हों। ऐसा झुंझुनू का कोई गांव नहीं होगा जहां सीसराम ओला, विजेंद्र ओला के कोटे से काम नहीं हुआ होगा। ऐसा कोई इलाका नहीं है क्षेत्र का जिसके लोग और सीसराम ओला परिवार से जुड़ा हुआ नहीं होगा। सीसराम ओला जी की एक बहुत बड़ी खासियत थी साहब, वो एक वृद्ध अवस्था के अंदर थे, लेकिन वो उनकी आप टेक्नोलॉजी देखिए, माइंडलेसी देखिए उनकी, कि वो नाम से व्यक्ति को जानते थे और काम करने का तरीका उन्होंने कभी साहब, आज के जो नेता हैं आपके झुंझुनू के, वो कलेक्टर और एसपी के साथ में बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं। कोई भी मंत्री आता है तो उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। सीसराम ओला अपने पैतृक गांव जाया करते थे अडावता, और यही नीति, यही पद चिन्ह जो है विजेंद्र ओला जी के हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अमित जी ओला जो हैं वो भी अडावता से ही अपना पूरा जो है कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, वहीं लोगों से मिलते हैं। सर्किट हाउस में सीसराम जी ओला जाते थे। लेकिन वीरेंद्र जी, ओला परिवार को ही मौका क्यों? ये बात तो जायज है ना, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए।
अजीत साहब, मिलना चाहिए मौका। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मौका नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए मौका। ये स्वतंत्र देश है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मिलना चाहिए मौका। लेकिन ओला परिवार के पास साहब एक बड़ा वोट बैंक है, उनके पास एक अनुभव के साथ साथ तो एक बड़ा लोगों दिल की बड़ी क्या टीम है। ओला परिवार को बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि उन राजनीति में वो परिवार आज जिस मुकाम पर है, तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि वो तो सांसद बन चुके हैं। अब किसी और युवा को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति ये रही है ना, कांग्रेस की कमी ये रही है कि कांग्रेस आगे बढ़ ही नहीं पाती है, एक परिवार में उलझ तो कर रह जाती है, जैसे हरियाणा में रह अजी गई। तीसरा ओला जी के परिवार से कितने लोग जाकर के मिले हैं कि साहब आप इस बार हमें टिकट दिलवाओ? कोई जाकर के उनसे पूछे, जी उनसे सलाह लेके साहब देखिए, आप सांसद बन गए हैं, एमएलए बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं। सीसराम जी ओला जो है वो ताउम्र जो है केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो इस बार हमें ये बातें करने के लिए जाता कौन है साहब उनके पास में? सवाल तो इस बात का है कि लेकिन वो कोई उनके तो पास वीरेंद्र जी जाए और ये वो भी तो हो मना सकता करें। है। नहीं वीरेंद्र जी, ये भी तो दबी जुबान में बात आ रही है कि जब उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा तो वो खुश नहीं थे सांसदी का चुनाव लड़ने से। वो विधायक का चुनाव जीतने के बाद सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया तो उन्होंने ये बात रखी। हालांकि ये ऑफिशियली हम इस पर दावा नहीं कर सकते कि ये बात हुई होगी, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी कि भी मुझे अगर आप सांसद का चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन विधानसभा का चुनाव मेरे लड़के को आपको टिकट देनी होगी, और पार्टी उस पर रजामंदी हुई थी। ये बात चर्चाएं हैं, हालांकि इस पे मोहर नहीं लगी है। चलिए अब बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी नामांकन का आज पहला दिन है। धीरे धीरे जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं उस दिशा में जा रहा है कि अगर आप ये बताइए राजेंद्र राठौड़ के सामने ओला परिवार आता है तो ये चुनाव तो काफी दिलचस्प हो जाएगा फिर। हाँ, अगर आपकी भाषा सही निकली तो बहुत रोचक होगा ये चुनाव। झुंझुनू का चुनाव जो है, आप ये समझिए कि दूसरे स्टेटों में जो चुनाव हुआ है उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव हो जाएगा। फिर तो ये जाट वर्सेस अदरकास्ट चुनाव बना बना दिया जाएगा इसको। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे तो लगता नहीं है कि साहब राजेंद्र राठौड़ जो है वो झुंझुनू से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जिस प्रकार से जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में आपको जो इस रेस में आगे निकलता कौन दिखाई दे रहा है? क्योंकि पिछले दिनों विशंबर पुनिया का भी नाम काफी चर्चाओं में चला था। इन दिनों बनवारी लाल सैनी का भी नाम काफी चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो भांबू है और बबलू चौधरी हैं, वो दोनों कहीं न कहीं आमने-सामने होने के कारण कि भी किसी एक को टिकट दे देंगे, तो एक बागी होकर मैदान में आ जाएगा। तो पार्टी इन दोनों पर क्या आपको लगता है विचार कर रही होगी? देखो जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र भामू जी जो है उनको पिछली बार टिकट नहीं दिया गया, वो बागी हो गए। बागी जो व्यक्ति पार्टी से बगावत करता है उसके बारे में पार्टी बहुत कुछ सोचती है, और ये बात ऊपर तक गई है, बाकायदा मीडिया ट्रायल हुई है, और ये सरकार बनने के बाद में उन्होंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो राजेंद्र भामू जी के सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने पार्टी में बगावत की थी और बबलू चौधरी जी चुनाव हार गए थे। ये मैं ये नहीं कहता कि उनकी वजह से बबलू चौधरी चुनाव हारे थे, लेकिन पार्टी की डायरी के अंदर ये नोट हो गया। दूसरी बात, आपने कहा कि बनवारी जी सैनी है। मैं तो कहता हूं कि साहब बनवारी जी सैनी जो हैं वो हकदार हैं टिकट के। उनको भारतीय जनता पार्टी को उनके नाम पे विचार करना चाहिए, और उनकी जो अब तक की जो सेवाएं हैं उनका फीडबैक लेना चाहिए, लोगों से राय शुमारी करनी चाहिए, और एक इलेक्शन हाईकमान का जो इलेक्शन बोर्ड होता है उसकी एक सीक्रेट कमेटी होती है, उसको झुंझुनू के अंदर जानकारी जुटानी चाहिए कि साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रति कौन लोग समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो मैं तो खुद क्या कहता हूं कि वीरेंद्र साहब जी, बनवारी जी नहीं वीरेंद्र जी, क्या इन्हीं मापदंडों से टिकट तय होती है जो आप बता रहे हैं? देखिए,
पार्टी अगर इन्हीं मापदंडों से अगर टिकट तय होती है तो कई विधानसभा ऐसी थी जहां भाजपा के जो उम्मीदवार हैं सर्वे में वो कहीं आगे चल रहे थे और टिकट किसी और को दे दी गई। तो ये मापदंड तो जो है पार्टी कहीं ना कहीं साबित नहीं करती अपनी टिकट वितरण के जरिए कि भी हम इसी पॉलिसी से टिकट देते हैं। अजी राजस्थान सुनिए, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है। आप ये समझ, मैं तो ये कहता हूं राजस्थान में जो पार्टी की टिकट पे अगर जो चुनाव जीत रहा है तो मेरा एक सवाल है आपसे कि वो किसके नाम पे जीत रहा है? नरेंद्र मोदी के नाम पे, नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव जीत रहे हैं। आज जो देश में जो नाम है बीजेपी का वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से है साहब। पार्टी को कितना आगे बढ़ाया है पार्टी ने। आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आज हमारे देश की जो स्थिति मजबूत हुई है उसका सारा श्रेय जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। तो प्रधानमंत्री जी के नाम पे जो है ना लोग चुनाव जीतते हैं। अगर उसके प्रति कोई लापरवाह, अगर कोई भी व्यक्ति है, लापरवाही अगर किसी ने की है तो पार्टी उसमें बैक हो जाती है उसके नाम पे। झुंझुनू के अंदर क्या स्थिति है साहब? झुंझुनू में कई लोग हैं। झुंझुनू में अब चुनाव तो देखो एक ही व्यक्ति लड़ेगा और एक ही व्यक्ति को जो है टिकट मिलेगी। अब सवाल इस बात का है कि साहब 50 लोग टिकट मांगने के लिए पार्टी हाईकमान के पास जाएगी तो पार्टी तो यही कहेगी कि साहब आप संगठित होकर के चुनाव लड़िए, हमारी सरकार है, जनता के काम करवाइए, जनता की समस्या जो है उसका समाधान कीजिए। तो वीरेंद्र जी पार्टी अगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने ये बोला कि भाई राजेंद्र बाबू ने कहीं ना कहीं बागी होकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी उस पर कई सोच विचार करेगी। तो बबलू चौधरी ने भी है ना जो चिड़ाव पंचायत समिति प्रधान वाला मामला है उसमें कल ही आज जो इंटरव्यू चल रहा है उनका जिला अध्यक्ष का बनवारी जी का, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस की प्रधान थी। एक दिन कोई दुपट्टा पहन लेने से भाजपा का थोड़ी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो बागी होने के बाद और बबलू चौधरी के इस घटना के बाद पार्टी को काफी कुछ सोचना पड़ेगा, दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। देखो जी, बबलू चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में जो आपकी ये टिकट की रेस बीजेपी की चल रही है इसमें इस समय उनका नाम उभर करके सामने आ रहा है। आपने कहा इंदिरा डूडी जी जो प्रधान थी चेड़ावा पंचायत समिति के, उनके मामले का जिक्र अभी आपने किया है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके द्वारा ऐसा किया गया था तो जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के थे उनकी अनुशंसा होनी चाहिए थी और उनको अनुभव में लेना था कि साहब मैं ऐसा कर रहा हूं, फलाना आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया है और इसकी जिला अध्यक्ष जी को अगर जानकारी नहीं है तो ये गलत है। बिल्कुल उनको कोई जानकारी नहीं थी। ये उनका स्टेटमेंट भी है कि आज भी चिड़ाव पंचायत समिति प्रधान बीजेपी में नहीं ज्वाइन किया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नाम आपके जहन में नजर आ रहा है, क्योंकि आपने बीजेपी कार्यालय में भी आप लगातार वहां पर गए होंगे, कौन सा वहां से ऐसा एक नाम है जिसकी चर्चाएं अंदर खाने चल रही है जो शायद झुंझुनू तक नहीं पहुंच पा रही होगी? क्योंकि सभी ने जयपुर की तरफ डेरा तो डाल दिया है लेकिन पार्टी का जो 3 सदस्यों का पैनल है वो तो दिल्ली जा चुका है। नाम तो उसमें से तय होने वाला है, दिल्ली से तय होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो टिकट की दावेदारी करने वाले लोग हैं वो दिल्ली और जयपुर के रास्ते में अपना टाइम दे रहे हैं। सवाल इसी बात का है कि अगर समझौता प्रॉपर झुंझुनू की बीजेपी के लोगों में हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पार्टी को कोई दूसरे आदमी पर विचार करना पड़ेगा और वो पैरासूट से उठा करके उसको झुंझुनू में ला दिया जाएगा कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। कांग्रेस की बात करें तो क्या आपको लगता है कि अमित ओला ही फाइनल है? हाँ, राजनीतिक बैकग्राउंड और पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने वाला अगर परिवार है और एक बड़ी टीम उनके लेकिन पास में है, राजनीति का अनुभव है। वीरेंद्र जी
एक उसको चीज मैं अगर आपको देखा जाए बताना तो चाहूंगा, साहब, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की टिकट को लेकर, ओला परिवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। क्योंकि जब तक विजेंद्र ओला विधानसभा के चुनाव लड़ते थे तो टिकट की कोई बात नहीं चलती थी। हालांकि पार्टी कहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब अपना जो कार्यकर्ता है अपने आवेदन देंगे और आवेदन दिए भी जाते थे, लेकिन नाम सभी को पता था कि किसका तय होने वाला है। लेकिन इस बार पार्टी, कांग्रेस पार्टी में भी जो ओला परिवार है वो भी फूक फूक कर कदम उठा रहा है, फूक फूक कर कदम रख रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया में वो जनसंपर्क कर रहे हैं, अमित ओला जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पे उनकी लगातार पोस्ट चल रही है, लेकिन मीडिया कहीं भी उनका एक भी इंटरव्यू या फिर एक जनसंपर्क का कोई कार्यक्रम का कोई न्यूज नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं लगता ये है कि वो भी इस बार असमंजस की स्थिति में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते, ऐसा कोई बयान नहीं सामने लाना चाहते कि उनके वहां से कोई ऐसा मुद्दा उठ जाए जो उनको नुकसान पहुंच जाए। ऐसी राजनीति आपने कभी ओला परिवार में देखी? क्योंकि श्रीराम ओला की राजनीति से आप देखते आ रहे हैं। इस बार थोड़ा मुझे जो मैंने अनुभव किया है, और मैं आपको बता दूं कि अमित ओला के नाम पर सहमति भी नहीं बन रही है। राजबाला ओला का नाम फिर से चल रहा है, आकांक्षा ओला का भी नाम चल रहा है। हम सिर्फ अमित ओला के नाम पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नाम दो उनके परिवार से ये भी हैं। इनमें से भी किसी पर दाव खेला जा सकता है, क्योंकि अमित ओला को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी हैं। तो राजबाला ओला एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता है, काफी उन्होंने सांसद के भी चुनाव लड़े हैं और काफी चुनाव का उनको अनुभव है। तो हो सकता है पार्टी राजबाला ओला पर भी दाव खेल सकती है। तो इस प्रकार की जो तीन ऑप्शन खुल के सामने आ रहे हैं, अमित ओला है, आकांक्षा ओला है और राजबाला ओला है, तीनों में से आपको कौन मजबूत लग रहा है? ओला परिवार ही अपने आप में मजबूत है। उनका कोई भी पारिवारिक सदस्य राजनीति में आएगा तो साहब वो अपने आप में एक मजबूत कैंडिडेट है, और उनको ये नहीं देखा जाएगा कि साहब ये अमित ओला हैं, राजबाला जी जो है, राजबाला जी तो जिला प्रमुख रही हैं और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। लोग उनके कार्यकाल की चर्चा करते हैं आज तक। अमित ओला जो हैं वो भी ओला परिवार से ही हैं। रही बात मीडिया की, तो साहब इस आवाज करने वाले यंत्र से ये परिवार हमेशा दूर रहा है। इनका काम ही नहीं है दिखावटी ड्रामाबाजी करना और करना, क्योंकि ये इनके पास साहब राजनीति का एक बड़ा अनुभव है, राजनीति करनी आती है इनको। दूसरी बात, इनका कहीं विरोध इसलिए नहीं है कि इन्होंने सर्व समाज के लोगों से हमेशा अपनापन बना करके रखा, इसलिए विरोध नहीं है। तो ये तो इस बार तो हर ये तरीके कहा से जा रहा है कि वो मिलते नहीं है। है जी। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो मिलते ही नहीं है कार्यकर्ताओं को। नहीं हो सकता है वो जो लोग इस तरह का जिक्र करते हैं तो वो उनसे नहीं मिलते होंगे, और उनका टाइम टेबल, अब ये तो है नहीं कि साहब हर कोई आदमी चला जाए वो जो है वहां गेट पे बैठे मिलें, क्योंकि उनके भी काम होते हैं, पारिवारिक आदमी है और भी कई कारोबार हैं साहब। तो ये तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई भी आदमी जाए और राजेंद्र वो कह गुड्डा दे को कि साहब लेकर आ आप जाओ। क्या, राजेंद्र गुड्डा को लेकर आपने कुछ समय पहले एक बयान अपना रखा था, अपने बात रखी थी, कहा था कि राजेंद्र गुड्डा हो सकता है कि चुनाव भी जीत जाए। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या आज भी आप परिस्थितियों को देखते हुए उसी बात कायम है? दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर आप कायम है तो कितनी मजबूती आपको और दे रहे हैं राजेंद्र गुड्डा, जिस प्रकार से वो ग्राउंड पर अपना मेहनत दिखा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, राजेंद्र गुड्डा वो राजनीति करें जो राजनीति शायद झुंझुनू जिले में कोई प्रत्याशी नहीं कर रहा। हो सकता है इस
बात को लेकर लोग ये भी कहें कि राजेंद्र गुड्डा की पैरवी की जा रही होगी इस चैनल पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो चीजें हकीकत होती है, जो जमीन पर दिखती है, उसकी बात होनी चाहिए। राजेंद्र गुड्डा एक रणनीति के तहत इस चुनाव को लड़ रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा का जो नाइट स्टे है वो कहाँ है? जहां कांग्रेस का गढ़ है, जहां कांग्रेस वहां से लीड लेकर, या फिर ये कहा जाता है जहां से कांग्रेस जीतने की संभावनाएं उनकी 100% रहती है, वहां राजेंद्र गुड्डा काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजेंद्र गुड्डा, और देखिए राजेंद्र गुड्डा को किसी पार्टी के पीछे भागने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि उनको पार्टी की, किसी पार्टी की टिकट की तो जरूरत है नहीं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जो दौड़ धूप कर रहे हैं प्रत्याशी, समय काफी कम है, तो वो जनता तक पहुंच ही पाएंगे। और राजेंद्र गुड्डा ने तो काफी पहले से लोगों तक अपनी पहचान एक अलग रूप से बनाई है, जो उदयपुर वाटी में उनकी ऐसी पहचान नहीं थी। तो पूरा जो समीकरण निकल के वीरेंद्र जी सामने आ रहा है, वो क्या समीकरण आ रहा है? और ये भी कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस ओला परिवार के अलावा टिकट नहीं देगी, ये संभावना ये मानिए कि 99% है। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं राजेंद्र गुड्डा के साथ भी जा सकता है। तो जो राजपूत और मुस्लिम वोटर का जो समीकरण बनेगा, वो समीकरण राजेंद्र गुड्डा को कहीं इस चुनाव में कहां ला खड़ा करता है। राजेंद्र गुड्डा जो है साहब राजनीति करने में माहिर है। वो राजस्थान की सरकार, पहले की जो सरकार है उसमें मंत्री रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। अब वो राजनीति के परिपक्व नेता बन गए हैं। झुंझुनू में जैसे ही उपचुनाव की चर्चा शुरू हुई, उन्होंने धीरे धीरे झुंझुनू में अपने दौरे शुरू कर दिए और जनता का मन टटोलना शुरू कर दिया। और उन्होंने हर व्यक्ति की जो एक अंदर की शंका है उसको पहचान लिया कि साहब इस व्यक्ति का टेस्ट क्या है। तो इस वजह से क्या है कि साहब लोग उनसे जुड़ते चले गए। राजेंद्र गुड्डा का एक दूसरा स्टैंडर्ड क्या है कि वे हर छोटे मोटे विवाद को भांप लेते हैं। और आज का जो युग है ना साहब, वर्तमान का, वो यही है कि जनता के साथ में कहीं भी कोई छोटी मोटी वारदात होती है या जनता की बात को प्रशासन नहीं सुनता है, पुलिस नहीं सुनती है, तो फिर ऐसे लोगों की एंट्री होती है। तो राजेंद्र गुड्डा क्या है कि साहब ऐसे मामलों को क्या है कि जनता के फेवर में जाने के लिए, और वो चाहे वो विरोध प्रदर्शन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे पुलिस के खिलाफ मामला हो, चाहे प्रशासन के खिलाफ मामला हो, राजेंद्र गुड्डा बिल्कुल आधी रात को ऐसे कामों के अंदर जनता के बीच में आ जाते हैं। तो जिस तरीके से एक माहौल उन्होंने झुंझुनू में तैयार किया है, उस माहौल से भारतीय जनता पार्टी के भी दिक्कत आ रही है और कांग्रेस पार्टी की भी दिक्कत आ रही है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए कि आपके झुंझुनू में सभापति हैं वो कांग्रेस पार्टी की हैं, और नगर परिषद की जो आयुक्त है उनका तबादला होने के बाद वो पता नहीं कैसे अपने नियम कानून कायदों को ताक पे रख करके और एक कॉम्प्लेक्स को तोड़ने पहुंच जाती हैं, जो सभापति जो हैं वो उनके रिश्तेदारों का बताया जाता है। और वहां पे बड़ा एक जन आक्रोश लोगों में पैदा होता है। माइनॉरिटी के लोगों ने वहां सवाल जवाब किए कि भाई झुंझुनू में तो बहुत से लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, कितनी बार आप जो है उनका अतिक्रमण हटाने के लिए जाते हैं, कितनी बार आप आम जनता सार्वजनिक स्थानों पे जो अतिक्रमण बने हुए हैं, जो लोगों ने जमीनों पे कब्जा कर रखा है, चाहे वो मंदिर माफी की जमीन हो, चाहे गोचर भूमि हो, चाहे दूसरे एक सामाजिक हित की जो जमीनें हो, उन पे भूमाफियों ने जो है एक अपना एक गिरोह बना करके उन जमीनों को हथिया करके प्रशासनिक स्तर के जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको शामिल करके और उन जमीनों को खुर्द-बुर्द करके सरेआम बेचा जा रहा है। तो वहां पे एक जन आक्रोश हो गया। ये बात राजेंद्र गुड्डा को जैसे ही पता चली, वो वहां पे आ गए और मामला यही नहीं रुका साहब। उन्होंने आखिरकार उस थाना अधिकारी की क्लास ले ली जो नियम के विरुद्ध पुलिस को लेकर के
आयुक्त के साथ पहुंचा था। हालांकि वो थाना अधिकारी जो है वो वहां क्यों पहुंचे हम नहीं जानते, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने उसको यहां तक कह दिया कि पुलिस की नौकरी जनता की रक्षा के लिए होती है, जनता की सुरक्षा के लिए होती है, जनता को न्याय दिलाने के लिए होती है। पुलिस का काम ये नहीं होता है कि आपको किसी बड़े स्तर के नेता ने फोन कर दिया और आप मुंह बा करके चले आए। तो इस दौरान वहां खींचातान हो गई, थाना अधिकारी भी आक्रोशित हो गए, राजेंद्र गुढ़ा तो रहते ही आक्रोशित है। तो ऐसे माहौल में जो लोग वहां मौजूद थे उनके मन में एक ये अपनापन आ गया कि एक व्यक्ति कहां से चल करके हमारे बीच में आया और हमारी पूरी बात को मजबूती के साथ रखा है और इस प्रशासन के दस्ते को जो है यहां से बैक करवा दिया। तो ये तो साहब एक माहौल बनाने की बात है। तो राजेंद्र गुढ़ा जिस तरीके से झुंझुनू में सक्रिय हैं, ये दोनों ही दलों के लिए एक संकट और चिंता का विषय बना हुआ है।